सीवान शहर के एक निजी होटल में इमारते शरिया प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, झारखंड और ओडिशा के उलेमा, इमाम और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी के साथ इमारते शरिया के कई प्रमुख लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीवान, छपरा और गोपालगंज जैसे सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी शहजादा नसीर खानकाह रहमानी मुंगेर ने बताया कि इमारतें शरिया शहर ब्लॉक और गांव-गांव जाकर अपने समाज के लोगों को एकजुट करती है और उनसे बातचीत करती है ताकि उनके हालात और समाज के हालात से उन्हें रूबरू कराया जा सके। दीनी तालीम के साथ उन्हें शिक्षित किया जाए, जिससे समाज में जो बुराइयां हैं उसे दूर किया जा सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमारत शरीयत अपने हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक गांव के लेवल पर जो नुमाइंदे होते हैं उनको जमा करती रहती है और उनसे बातचीत करती रहती है ताकि मुल्क के हालात से उनको बाखबर कराया जाए, माशरे के हालात से बाखबर कराया जाए, तालीमी बेदारी फैलाई जाए और माशरे में जो ख़राबी हैं उसको दूर किया जाए। ये इजलास इसीलिए बुलाया गया जी। हजरत, अभी जिस तरीके से संशोधन बिल को लेकर के मामला चल रहा है, क्या चूंकि जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट, हालांकि इसके ऊपर कह रही है कि अभी मतलब इसको जेपीसी के हवाले किया गया है, लेकिन अभी मामला चूंकि पॉलिटिकल होता जा रहा है, आगे क्या होगा, उसमें कदम होगा इसको लेकर? उसमें असल में इस बिल जो है इसकी दो बैसाखियाँ हैं। एक बैसाखी जेडीयू है, दूसरी टीडीपी है। दोनों सेकुलर सोशलिस्ट पार्टियां हैं, या कम से कम ये क्लेम करते हैं कि सेकुलर सोशलिस्ट पार्टियां हैं। इन लोगों को, सब लोगों को खूब पता है कि इस बिल से वक्फ की जायदाद को ख़त्म हो जाना है। तो मेरी उम्मीद तो इन दोनों पार्टियों से ये थी और है कि ये लोग इस बिल से अपने हाथ को खींच लेंगे। इस बिल से अपने हाथ को खींच लेने से इनको ना सेंटर में नुकसान है ना स्टेट में नुकसान है। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये दोनों में से कोई एक पार्टी आवाम की हिफाजत के लिए, आवाम को जिस अमन और अमान से लोग हैं उसको रहने के लिए, इन दोनों में से किसी एक को ये फैसला ले लेना चाहिए। ये देर क्यों हो रही है मेरी समझ के बाहर है। इसमें टेक्निकल खामियां क्या लग रहा है? अगर ये संशोधन बिल आ रहा है उसमें आप लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? उसमें 2 दिन आप मेरे साथ सेमिनार में बैठी, फिर आपको पता चलेगा। हर एक चीज़ गलत है, कोई एक चीज़ सही नहीं है। मसलन 3C1 ये कह रहा है कि अगर एक आदमी ने एप्लीकेशन, दावा भी नहीं किया कोर्ट में, एक आदमी ने एप्लीकेशन लिख के दे दिया कि वक्फ की जायदाद वक्फ की नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस वक्त से वो प्रॉपर्टी सीज कर जाएगी वक्फ की तरफ होने से। अब वो मस्जिद है, वो कब्रिस्तान है, वो स्कूल है, वो मेडिकल स्कूल है, वो कॉलेज है, अब वो सीज कर गया। अब आप उसमें ऑपरेशन कैसे करेंगे? आप काम कैसे करेंगे उसमें? ठीक है ना? तब ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना? मसलन ये कि आपने ये कह दिया कि 1963 का जो स्टैट्यूट्स ऑफ लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हर वो आदमी जो 12 साल से ज़मीन को कब्जा करके बैठा हुआ है वक्त की, वो तो अचानक मालिक हो गया उस ज़मीन का। अचानक अगर 12 साल से वो वक्त पर कब्जा करके बैठा हुआ है तो ज़मीन वक्फ ही नहीं रही, अब उसकी हो गई। ठीक है ना? आपने ये कह दिया कि हर स्पेशलाइज्ड एक्ट में, चाहे वो PMLA हो चाहे कोई भी एक्ट हो, उसमें ये कानून होता है कि इस मसले में इस कानून को फौकियत होगी, ये कानून सुपरसीड करेगा इस मसले में। तो वक्फ के मसले में ये होगा, आपने वो निकाल दिया। तो अब जब ये मसला कोर्ट में जाएगा तो वक्फ की तरह ट्रीट होगा या नॉर्मल ज़मीन की तरह ट्रीट होगा, और दोनों लड़ाइयाँ होंगी। तो पूरा कानून एक हौच पौच है जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसने लिखा, क्यों लिखा, मकसद क्या था। मकसद से बात ये समझ में आई कि आप सफ़ा नंबर 15, आप सब लोगों को दावत देता हूँ, पढ़ लीजिए, आप सब लोग प्रेस के लोग हैं, पढ़िए सफ़ा नंबर 15 जो उसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। अगर किसी को समझ में आ जाए तो मुझे आके पढ़ाइए, मुझे समझ में नहीं आ सका। ठीक है ना जी। अजमेर का जो मसला हुआ है, जिस तरह से याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इस मुल्क की बदकिस्मती है, और क्या कहेंगे? नशा पे क्या कहेंगे? सीवान के जो यूथ हैं, सीवान छपरा गोपालगंज में नशा पे वो आपकी जो टीम है, आपकी जो ये क्या काम कर रही है? देखिए, नशा एक कॉम्प्लेक्स
टॉपिक है। इसमें सबसे पहले तो बेदारी फैलाना होता है, तो बेदारी फैलाई जा रही है। उसके बाद नशा जो है वो सिर्फ कहने से नहीं छूटता, माहौल बनाना पड़ता है। जो आदमी उस नशे में लग गया है उसके माहौल को तब्दील करना पड़ता है अगर कामयाबी हासिल हो तो। ये काम अब यहाँ पर काम सरकारों का है कि सरकारें जो हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम कर रही हैं और उस तरह के कायम कर रही हैं जिसमें नशा छूट जाए या नहीं कायम कर रही हैं। तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो ऐसे सेंटर्स कायम करे ताकि नशे में जो लोग हैं वो वहाँ जा सकें, उनका नशा छूट सके। लेकिन जब तक कि वो कायम नहीं हो रहा है, मुआशरे के तौर पर भी हम लोग लोगों के माहौल को तब्दील कर सकते हैं। मसलन ये कि आदमी अगर इस कमरे सिर्फ ये कर देना कि उसको ये समझा देना कि नशे से पहले अगर वो 3 गिलास पानी उसको पिला दिया जाए तो नशे की ख्वाहिश है वो कम हो जाती है। सिर्फ ये बात बता देना, इससे बेदारी फैल जाएगी। और उसके अगर माँ बाप भाई बहन उसको 3 गिलास पानी पिला दें तो ऐसे ही हो जाएगा। या उसको कमरे से बाहर ना निकलने दें, ठीक, सिर्फ उस 15 मिनट के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए, तो उसके नशे की आदत जो है वो कम होते होते ख़त्म की जा सकती है। बहुत सी ढेर सारी चीज़ें हैं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म का माहौल पैदा करें कि नशाखोरी जो है वो कम से कम हो जाए। हज़रत, एक चीज़ है कि मुसलमान जो है फ़िरक़ों में, मसलों में, ज़ात पात में बटे हुए हैं। हाँ। अभी बहुत बुरा दौर चल रहा है, ऐसे में क्या मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे अपने वक्त के या बाकी मदारिस मसाजिद के हिफाजत के लिए? तो हम लोग ये बात खूब चीख कर कहते हैं कि मुसलमान बटे हुए हैं। पिछले 2 साल में आप लोगों ने मुसलमान को बटा हुआ देखा? वक्फ की अभी कॉन्फ्रेंस जो पटना में हुई थी उसमें शिया और सुन्नी और इन दोनों के बीच में जितनी जमात है सब वहाँ मौजूद थी, ठीक है, नहीं मौजूद थी। आप लोग इस बात को कही कि मुसलमान इत्तेहाद में है, कहाँ बटे हुए हैं? इस अभी यहाँ पे आपको बटा हुआ दिखा? यहाँ अहले हदीस भी हैं, यहाँ सल्फी भी हैं, यहाँ शिया भी हैं, यहाँ सुन्नी भी हैं, देवबंदी भी हैं, हर रंग यहाँ मौजूद है, ठीक है ना। हम सब लोग सिर्फ कलमे की बुनियाद पर यहाँ मौजूद हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ तो कोई ना इत्तफाक़ी नहीं है। तो रुकी जो अच्छी बात उसको भी उतनी ज़ोर से कहना चाहिए, जो अच्छी बात है उसको भी उतनी ज़ोर से कहना चाहिए। अब ये कहना शुरू कीजिए कि मुसलमानों की ना इत्तफाक़ी ख़त्म हो गई, ये बात कहना शुरू कीजिए कि मसले की जो लड़ाइयाँ थी वो ख़त्म हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब सब लोग एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। तो और जब अच्छी बात होगी, अच्छी बात को जब उतने ज़ोर से कहा जाएगा तो और अच्छी बात होगी। सिर्फ ख़राब बात कहने से थोड़ी काम चलता है। जो अच्छी बात होगी उसको भी रिपोर्ट कीजिए इंशाअल्लाह, ठीक है।